Hello everyone. So today we will discuss about duties and liabilities of director. So let's start. So firstly हम देखेंगे कि डायरेक्टर क्या होते हैं. कंपनी के हम बोलते हैं ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जो बोर्ड्स की मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन डायरेक्टर होते क्या हैं. डायरेक्टर इज अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हुज डायरेक्शन द कंपनी विल वर्क. यानी कि कंपनी जो काम करती है, ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, उसके लिए जो डायरेक्शंस प्रोवाइड कराते हैं, उसको जो गाइड करते हैं, वो हमारे कौन होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं. हमारा नेम ही सजेस्ट कर रहा है डायरेक्टर, यानी कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंडिविजुअल जो आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर. और अगर हम कंपनी के डायरेक्टर की बात करें तो कंपनी का डायरेक्टर क्या होगा, जो कंपनी के ऑपरेशंस के लिए, कंपनी की वर्किंग के लिए, कि उन्हें कैसे वर्क करना है, कैसे उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, उसके लिए जो डायरेक्शंस प्रोवाइड कराते हैं वो कौन होते हैं, डायरेक्टर ऑफ कंपनी. अब डायरेक्टर ऑफ कंपनी तो हमें पता चल गया. देन व्हाट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. व्हेन डायरेक्टर कलेक्टिवली वर्क एज अ ग्रुप, दैट इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी. अब किसी भी कंपनी में एक डायरेक्टर तो होता नहीं, नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उसकी कुछ लिमिट भी होती है. अब हमारी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का अगर हम डिस्कस करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए. यानी कि एक अकेला इंडिविजुअल डायरेक्टर नहीं होता, कम से कम 2 तो होते ही हैं हर कंपनी में, और पब्लिक में कम से कम 3 होने चाहिए. सो जो भी उनकी नंबरिंग है, जब हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो कलेक्टिवली वर्क करते हैं, यानी कि जितने भी हमारी कंपनी में डायरेक्टर हैं, मिनिमम इतने हैं, मैक्सिमम तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जैसे 5 हैं, 7 हैं, तो जब भी वो कलेक्टिवली वर्क करते हैं, कलेक्टिवली कंपनी को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यानी कि हमारे डायरेक्टर्स का एक बोर्ड है. ओनली एन इंडिविजुअल एंड नेचुरल पर्सन कैन बिकम अ डायरेक्टर. यानी कि जो डायरेक्टर है वो कोई कंपनी नहीं बन सकती, एक नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर का रोल प्ले कर सकता है एक कंपनी में. एक डायरेक्टर जो डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है वो एक इंडिविजुअल और एक नेचुरल पर्सन ही हो सकता है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता. एन इंडिविजुअल कैन एक्ट एज अ डायरेक्टर इन 20 कंपनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. कि अगर आप उसे अपने ऊपर भी रख के देखो, अगर आपके अंदर डायरेक्टर की क्वालिफिकेशंस हैं, यानी कि जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं डायरेक्टर बनने के लिए, फॉर एग्जांपल कि डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर कोई भी किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके पास उसका डिन होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए. और बाकी भी जो क्वालिफिकेशन है कि वो अनसाउंड माइंड में नहीं होना चाहिए, लुनेटिक नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अगर ये सारी उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो एक जो इंडिविजुअल है वो एक टाइम पे 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है. लेकिन अगर जैसे ही वो 21st कंपनी में जाना चाहता है कि मैं उसका भी डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तो उसे अपनी पुरानी जो 20 कंपनीज थी उसमें से किसी एक को क्विट या सेक्रीफाइस करना होगा. यानी कि एक इंडिविजुअल एक टाइम पे 20 कंपनी में ही डायरेक्टर का रोल प्ले कर सकता है. ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर. अब जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं. ड्यूटीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ एंड जनरल ड्यूटीज़. स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, जो लीगली लॉ ने बना रखी है कि ये ड्यूटीज़ तो उन्हें फॉलो करनी है, लॉ से बनी हुई ड्यूटीज़. सो फर्स्ट हमारी क्या है, इंस्पेक्टिंग द प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस क्या होती है, जो आपकी पब्लिक कंपनी इशू करती है. वो क्यों इशू की जाती है, क्योंकि आपकी जो पब्लिक कंपनी होती है वो शेयर कैपिटल जो होती है वो कहाँ से इनवाइट करती है, आपकी पब्लिक से. तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कंपनी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो. तो जो भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी उसकी प्रोस्पेक्टस को इंस्पेक्ट करना कि कहीं ये मिसलीडिंग तो नहीं है, इसमें कुछ फॉल्स फैक्ट हो या फिर कुछ ऐसे स्टेटमेंट हो जो ट्रू नहीं है, अनट्रू स्टेटमेंट है, तो उसे रिजेक्ट कर देना. यानी कि प्रोस्पेक्टस को इंस्पेक्ट करने की ड्यूटी किसकी होती है, हमारे डायरेक्टर्स की ही होती है. तो अगर हमारी प्रोस्पेक्टस, हम चाहते हैं कि हमारी प्रोस्पेक्टस अनट्रू ना हो, तो हमें उसे अच्छे से इंस्पेक्ट करना चाहिए, जो वर्किंग किसकी होती है, डायरेक्टर्स की होती है. देन साइनिंग द प्रोस्पेक्टस, कि जब आपने एक बार इंस्पेक्ट कर ली प्रोस्पेक्टस को, आपने ये देख लिया कि हाँ जो भी है वो सब सही है, कुछ भी ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट हमने नहीं डाल रखी. क्योंकि अगर हम अपनी प्रोस्पेक्टस को मिस रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें मिस स्टेटमेंट डालते हैं, तो आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें ही फेस करने होते हैं, हमें डैमेजेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, हमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है. तो हमें उसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट करने के बाद डायरेक्टर्स की ड्यूटी होती है कि वो साइन करे प्रोस्पेक्टस को और उसका ड्राफ्ट आरओसी के पास भेज दे.
प्रेजेंटिंग द एनुअल स्टेटमेंट, जो हमारी एनुअल स्टेटमेंट होती है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा, हमारा बैलेंस शीट कैसी रही, इक्वल है या फिर हम लॉस में चल रहे हैं, जो भी है वो सारा प्रेजेंट करना किसका काम होता है, किसकी ड्यूटी होती है, डायरेक्टर्स की होती है। जिससे हमें क्या पता चल जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और अगर उसमें कुछ करेक्टिव मेजर्स की जरूरत है तो वो हम ले सकते हैं। कन्वेनिंग जनरल मीटिंग, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, एक साल में जो एक बार होती है, मेंबर्स की मीटिंग होती है, उसको कन्वे करना, उसको बुलाने का काम किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, जब वो ड्राफ्ट पास करते हैं, नोटिस ड्राफ्ट पास करते हैं, तभी हमारी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। सो ये ड्यूटी होती है कि हर साल एजीएम बुलाई जाए, और इसके लिए नोटिस कौन पास करेंगे, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कन्वेनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये हमने अपनी वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि ईजीएम क्या होती है। जो भी एजीएम के अलावा जितनी भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है वो स्पेशली अर्जेंट मैटर्स पे होती हैं। सो जो भी बुलाई जाती है वो ईजीएम होती है, और ईजीएम को बुलाने के लिए भी नोटिस कहाँ पास होता है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो ये उनकी ड्यूटी बनती है कि ईजीएम बुलाएं। डिक्लेयर द डिविडेंड, अब डिविडेंड को डिक्लेयर करना, उनकी जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनका डिविडेंड कैसा रहेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, उनके डिविडेंड को डिक्लेयर करने की ड्यूटी भी किसकी होती है, डायरेक्टर्स की होती है। उसे प्रॉपरली कंप्यूट करना और फिर उन्हें डिक्लेयर करना। सेंडिंग कॉपीज टू रजिस्ट्रार, यानी कि आपकी एनुअल स्टेटमेंट की है, रेजोल्यूशन की है, जो जो चीज़ें पास हुई हैं, अगर आपने कोई ऑल्ट्रेशंस किया है तो उसकी कॉपी, सारी कॉपी आरओसी के पास टाइमली भेजने की ड्यूटी किसकी होती है, डायरेक्टर्स की ही होती है। प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, कि अगर आपकी कंपनी की इंस्पेक्शन हो रही है तो उस टाइम पे जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं, जो आपको सही प्रूव कर सकते हैं, कंपनी को सही प्रूव कर सकते हैं, वो सारे आपको प्रोवाइड कराने होते हैं। आप ऐसे डायरेक्टर ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स को संभाल के भी रखना होता है। डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट, अगर उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनली कोई इंटरेस्ट उनका जुड़ा हुआ है, यानी कि उन्होंने अगर पर्सनल बेनिफिट के लिए भी कुछ किया तो वो चीज़ें भी उन्हें डिस्क्लोज करनी होंगी। और जो भी वो डिसीजन लेते हैं उसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट उन्हें डिस्क्लोज करना होता है, उन्हें चीज़ें हाइड नहीं करनी होती हैं। डिक्लेयर सोल्वेंसी, यानी कि कंपनी की सोल्वेंसी डिक्लेयर करना और उसे मेंटेन करना भी किसका काम होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी होती है। सोल्वेंसी का मतलब क्या है कि कंपनी आने वाले टाइम में इंसॉल्वेंट नहीं होगी, अपने डेब्ट पे करेगी, जो जो उन्हें क्रेडिटर्स हैं उनको पे कर देगी। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी आने वाले टाइम में इंसॉल्वेंट हो जाएगी। तो सोल्वेंसी को प्रूव करना, डिक्लेयर करना भी डायरेक्टर्स की ड्यूटी होती है। ड्यूटी टू प्रिपेयर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट, यानी कि डायरेक्टर को जो जो स्टेटमेंट बनानी होती हैं, जो जो रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, वो सारी प्रिपेयर करना, उनमें डिले ना करना भी ड्यूटी होती है हमारे डायरेक्टर्स की। ये तो थी हमारी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़। अब हमारी आती है जनरल ड्यूटीज़, जो हमारी नॉर्मल ड्यूटीज़ होती है कि ये तो फॉलो करनी ही चाहिए। फॉर वो हमारी क्या है, दे मस्ट वर्क इन गुड फेथ फॉर द कंपनी प्रॉफिट, यानी कि जो भी उनकी वर्किंग हो, डायरेक्टर जो भी काम परफॉर्म कर रहे हैं वो कंपनी के बेनिफिट के लिए ही होना चाहिए, कंपनी के लिए अच्छा ही होना चाहिए, कंपनी के गुड फेथ के लिए ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बैड फेथ के लिए या फिर सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कंपनी में है। दे मस्ट नॉट बी ओवर क्लेवर, कि उन्हें ज़्यादा ओवर क्लेवर बनने की ज़रूरत नहीं है जिससे वो कंपनी का अनड्यू एडवांटेज उठा सकें। तो उन्हें ज़्यादा ओवर मीन्स आपको क्लेवर होना चाहिए बट ओवर क्लेवर नहीं होना चाहिए। आपको स्मार्ट हो, आपको अच्छे डिसीजन लेने चाहिए, अच्छे डायरेक्शंस प्रोवाइड करने चाहिए, बट ओवर क्लेवर यानी कि अपने बेनिफिट के लिए कंपनी को मैनिपुलेट करना, डायरेक्टर्स को मैनिपुलेट करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। दे मस्ट नॉट नेग्लेक्ट देयर ड्यूटीज़, कि जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं, स्पेशली स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़, उन्हें इग्नोर और नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जो उन्हें फुलफिल करनी है उन्हें उनके बारे में टाइमली वर्क करना चाहिए। दे मस्ट अटेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, कि उन्हें अगर कोई अर्जेंट कोई आपकी ऐसी नीड नहीं है तो आपको कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए। जो भी आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसे अटेंड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक्सक्यूजेस बनाते हो कि मैं आ नहीं सकते, या फिर आप जानबूझकर इंटेंशनली अटेंड नहीं कर रहे हो, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। दे मस्ट डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी देमसेल्फ, यानी कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के टुवार्ड्स, आउटसाइडर के टुवार्ड, जिसके भी टुवार्ड्स उसकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें वो करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं या फिर वो किसी और के ऊपर उसको इम्पोज कर रहे हैं, थोप रहे हैं। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही फुलफिल करनी चाहिए।
नाउ लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर। अब लाइबिलिटी क्या है डायरेक्टर की? 3 लोगों के टुवार्ड्स हो सकती है, लाइबिलिटी टुवार्ड कंपनी, लाइबिलिटी टुवार्ड आउटसाइडर एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी। यानी कि कंपनी के टुवार्ड भी वो लाइबल होगा, अपनी जो वर्किंग है, जो भी डायरेक्टर परफॉर्म करता है, टास्क परफॉर्म करता है, उसके लिए वो किसे लाइबल है? कंपनी को लाइबल है। अब लाइबल का क्या मतलब होता है? एक तरीके से अगर कि डायरेक्टर गलती करता है तो उसके लिए वही लायबल है, जिम्मेदार है, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। तो लायबिलिटी टुवार्ड कंपनी यानी कि कंपनी के टुवार्ड्स वो कब लायबल होगा, उसको कब मीन्स उसको पनिशमेंट मिल सकती है, पेनल्टीज मिलती हैं। फर्स्ट इज अल्ट्रा वायर्स एक्ट। अगर वो कुछ अल्ट्रा वायर करेगा यानी कि कंपनी के मेमोरेंडम में और आर्टिकल में जो हमने लिखा है उससे बाहर निकल के उससे एक्स्ट्रा अगर हम कुछ करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायर्स। यानी कि जो हमें अलाउड नहीं है हमने वो कर लिया। अगर हम मेमोरेंडम का अल्ट्रा वायर करते हैं तो वो तो वॉइड ही हो जाता है, इलीगल ही हो जाता है। तो तब कौन लायबल होगा? हमारा डायरेक्टर लायबल होगा। ब्रीच ऑफ ड्यूटी यानी कि जितनी भी उसकी ड्यूटीज हैं वो उन्हें फुलफिल नहीं करता, उनकी ब्रीच यानी कि उन्हें तोड़ता है, एक तरीके से उनकी फुलफिलमेंट नहीं करता, तो भी वो किसे लायबल होगा? कंपनी को लायबल होगा। इग्नोरेंस यानी कि वो अपनी ड्यूटीज को, लाइबिलिटीज को या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करता है तो भी वो कंपनी के टुवार्ड्स लायबल होगा, क्योंकि उसका कंपनी के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो एज अ एजेंट वर्क कर रहा है, तो उसे अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज फुलफिल करनी चाहिए, इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अगर वो इग्नोर करता है तो वो कंपनी को लायबल होता है। मालाफाइड एक्ट, इसका मतलब क्या है कि वो डिसऑनेस्ट कुछ कर रहा है, यानी कि अपने बेनिफिट के लिए या फिर कुछ भी उसका पर्सनल बेनिफिट हो सकता है, प्रोफेशनल बेनिफिट हो सकता है, उसके लिए वो कंपनी के साथ डिसऑनेस्ट एक्ट कर रहा है या फिर मेंबर्स के साथ डिसऑनेस्ट एक्ट कर रहा है जो सही नहीं है, तो उसके लिए भी कौन लायबल होगा? हमारा लायबल होगा डायरेक्टर कंपनी के टुवार्ड्स। सो ये सारी चीजें क्या थी? जब कंपनी के टुवार्ड्स डायरेक्टर लायबल होगा। अब लायबिलिटी टुवार्ड आउटसाइडर्स की, जो हमारे आउटसाइडर्स हैं कंपनी के टुवार्ड्स यानी कि जो इनसाइडर्स हैं कंपनी के विद इन जो हैं, लेकिन आउटसाइडर यानी कि जो कंपनी के बाहर के लोग हैं उनके टुवार्ड्स वो कब लायबल होगा? जो हमारा डायरेक्टर है वो पर्सनली कभी भी आउटसाइडर्स के टुवार्ड्स लायबल नहीं होता, क्योंकि वो एज ए एजेंट वर्क करता है। वो काम किसके बिहाफ पे कर रहा है? कंपनी के बिहाफ पे कर रहा है, यानी कि वो वही काम कर रहा है जो कंपनी ने उन्हें अपॉइंट किया है जिस चीज के लिए। तो वो कभी भी डायरेक्टली किससे, पर्सनली किससे रिलेट नहीं करेगा, लायबल नहीं होगा आउटसाइडर को। सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए लायबल होगा जिसके लिए एक एजेंट लायबल हो सकता है, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म किए हैं एज ए एजेंट जो उसे नहीं करने चाहिए थे। So director not personally liable to outsider for any act done by them on behalf of a company because they work as an agent of a company and only liable for which an agent is liable। यानी कि जो एजेंट क्या होता है, जैसे प्रिंसिपल क्या हो गई हमारी कंपनी, प्रिंसिपल यानी कि जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो प्रिंसिपल के अंडर वर्क करते हैं उसे हम बोलते हैं एजेंट। तो कंपनी के अंडर कौन वर्क कर रहा है? हमारे डायरेक्टर्स। डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे वर्क कर रहे हैं, उनकी खुद की कोई मीन्स उन कंपनी खुद की नहीं होती ना, क्योंकि कंपनी की तो सेपरेट एंटिटी होती है, कंपनी एक अलग चीज है, उसमें काम करने वाले लोगों की एंटिटी अलग है। तो ये सिर्फ कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं, इसीलिए कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होते, कंपनी के लिए लायबल होते हैं, क्योंकि जो कंपनी से एजेंट जुड़े हुए हैं और एजेंट से क्या जुड़े हुए हैं? हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं। तो ऐसे ही हमारी कंपनी से डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर से आउटसाइडर जुड़े हुए हैं। तो जिन चीजों के लिए कंपनी लायबल है उनके बिहाफ पे ही डायरेक्टर लायबल होते हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी यानी कि कुछ पेनल्टीज लग जाना, इम्प्रिजनमेंट हो जाना, जेल हो जाना, ये सब किसके अंदर आता है? क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए। अब ये कब होगा? जब हमारा डायरेक्टर क्या करेगा? इलीगल काम करेगा या फिर ऑफेंसिव वर्क करते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या हो सकती है? जेल हो सकती है, उन्हें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। डायरेक्टर हेल्ड लायबल फॉर एन एक्ट कमिटेड बाय कंपनी वेयर ही हैज इन्वॉल्व्ड, कि कंपनी ने कोई ऐसा एक्ट किया है जिसमें वो इन्वॉल्व हुआ है और जो क्या है? ऑफेंसिव है और इलीगल है, तो उस चीज के लिए उसे क्या होगी? क्रिमिनल लायबिलिटी होगी। डायरेक्टर में गेट पनिशमेंट, कि उसे कैसी पनिशमेंट मिल सकती है? कि 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर 1 लाख रुपए का उस पर फाइन लग सकता है, और कई ऐसे भी केसेस होते हैं जब उन्हें 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी होगी और 1 लाख का फाइन भी लगेगा, दोनों केसेस हो सकते हैं। सो ये सब क्या थी? हमारी liabilities of director. So I hope you are clear with duties and liabilities of director. If you have any doubt, please mention in comment section. I will definitely make a small video on that. Keep supporting. Thank you, and don't forget to like, subscribe and share my channel.